ओके जी। स्टार्ट करते हैं एफएम। आज हम इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इंशाल्लाह आज ट्राई करेंगे कि ये आधा चैप्टर तो हम खत्म कर ही रहे। अच्छा, एक चीज आपने शायद नोट की हो सकता है आप मुझसे पूछना चाहते भी हो, बट समाव आप ना पूछ सके हो, कि सर अकाउंटिंग की क्लास हम बहुत लंबी क्लास लेते हैं, सही है? लाइक अकाउंटिंग की क्लास तो हमारी 1.5 घंटे की क्लास भी हो जाती है, लेकिन एफएम की क्लास हमारी बहुत छोटी क्लास होती है। एफएम की क्लास हम मैक्सिमम कोई 1 घंटे की क्लास ले रहे होते हैं। या तो फिर उनमें से आसान आसान टॉपिक डिस्कस करके एंड कर रहे हो। रीजन ये है कि एफएम जो है ना, वो अकाउंटिंग से ज्यादा टेक्निकल है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इतनी आदत पड़ जाएगी प्रैक्टिस कर करके, चीजें देख देख के, कि अकाउंटिंग आपकी आंखें बंद होगी और आप उसके ट्रीटमेंट्स बता रहे होंगे। लेकिन एफएम का पाला ना आपके सिर्फ चंद ही कुछ ही सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पड़ता है। अकाउंटिंग आपको हर जगह दिखेगा। फर्स्ट लेवल में भी आपको अकाउंटिंग दिखेगा, सेकंड लेवल में भी आपको अकाउंटिंग दिखेगा, फाइनल लेवल में भी आपको अकाउंटिंग दिखेगा। एफएम भी आपको दिखेगा मल्टीपल जगहों पे। बट अकाउंटिंग को इतनी बार देख देख के आपको आदत पड़ जाएगी कि अकाउंटिंग आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और वो हर जगह पे आ भी रहा है, तो इसलिए हम उस पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। एफएम चूंकि टेक्निकल है, तो इस पे मैं टाइम आहिस्ता आहिस्ता लगाता हूँ, कम कम लगाता हूँ, ताकि आपको टॉपिक्स जहन में बैठ जाए। अकाउंटिंग का मुझे पता है कि चलो अगर मैंने आज एक लेक्चर ले लिया और उसमें 50% भी समझ में आया, तो अगली बार जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो रिमेनिंग 50% वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन एफएम चूंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ज्यादा इतना अपना कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम उसको बिल्कुल सुकून से पढ़ रहे होते हैं, सही है ना? अच्छा जी। अब हम इंफॉर्मेशन में चलते हैं। हमारा आज का एजेंडा है प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। आपको एक चीज याद होगी आपको एक चीज याद होगी कि हम इंफॉर्मेशन का पूरा चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, डेटा क्या होती है, टाइप ऑफ डेटा क्या होती है। आज का जो ये चैप्टर है, इसका एजेंडा सिर्फ इतना है कि हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, कि इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त और इतने अच्छे तरीके से दिखाई दे कि हम उसको पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए। ठीक है। अच्छा जी। अब सबसे पहले तो आप पूरी की पूरी चीजें जो हमारी चैप्टर नंबर 2 के अंदर था, उसको जरा रिकॉल कर लें, मतलब बताए नहीं, मुझे मतलब पूछ नहीं रहा मैं आपसे। उसको रजिस्टर अगर आपने बनाया है तो उसको ओपन करें। उसको आप थारोली कुछ चीजें कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो जरा आप जहन में रखें। इंशाल्लाह फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप अभी थोड़ा उसका पहले इन्फॉर्मेशन वाली चीजों को रिकॉल कर लें। 5 मिनट है आपके। हाँ। जी जी। अच्छा, सही है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, चले भाई। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देख लें वाला। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। चले। चलो, मुझे इतना बता दो, ये तो तुम्हें पता है ना कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है? ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं एक मैसेज का रिप्लाई करूँ। अच्छा जी। स्टार्ट देते हैं। चले भाई। प्रेजेंटिंग दी इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली चार चीजें बेसिकली पढ़ रहे होंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे किया जाए। फिर हम ये देखेंगे उसमें कि उसकी डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होती है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से दिखाओ कि वो दूर से देख के उसको समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाए। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है कि रिपोर्ट की राइटिंग कैसे होनी चाहिए, रिपोर्ट कैसे राइट करते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपने अक्सर और बेशतर इस एफएम के चैप्टर के अंदर देखे होंगे कि भाई आप रिपोर्ट बनाओगे, मैनेजमेंट के लिए आप जो है वो चीजें बना के लेकर आते हो। तो वो रिपोर्ट राइटिंग इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पर आएगा। और आखिर में हम कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स के बारे में आपको पता है, आपने अभी देखी भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स होती क्या है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। प्रेजेंटिंग दी इंफॉर्मेशन। अच्छा जी। पढ़ते हैं, सबसे पहले ये कहता है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट कलेक्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो ये कहता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास बहुत सारा डेटा होता है। कंपनी का बहुत सारी चीजें वो एक वक्त में कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं।
तो अब जब तक उस डेटा को यूजफुल ना बनाया जाए, यानी कि उस डेटा को इस तरीके से ना लिखा जाए कि उससे फायदा हासिल हो सके, तो वो फजूल है। वो डेटा इतना आना ही फजूल है। तो इसलिए आपको डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि उस डेटा के बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले सकें। तो इसलिए हमारे पास प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटिंग द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो आपसे फिर कहता है कि भाई द फाइनल एंड क्रिटिकल स्टेप इज प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। वही बात कर दी इससे कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो आपके पास स्टेप होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास, कि उसके पास डेटा आ तो जाता है, लेकिन उसको लिखे कैसे वो उसको समझ में नहीं आता। आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अब मैं आपको बता दूं। जब क्वेश्चन हमारे पास होता है तो क्वेश्चन बेसिकली डेटा ही होता है। वो सारा डेटा उसने हमें दिया हुआ होता है, लेकिन उस डेटा को आंसर फॉर्म में लेकर आना, उसको कैसे प्रेजेंट करें कि उस डेटा से हमें हमें हमारे जवाबात मिल जाएं। वो जब आंसर हम बैठ के ड्राफ्ट कर रहे थे, चाहे वो अकाउंटिंग की क्वेश्चन का हो या चाहे किसी भी सवाल का जवाब हो, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना एक इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना, कि मतलब उससे हमें चीजें पता चल जाए, आइडियाज मिल जाए, वो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप होता है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। आगे वो कहता है कि इवन एक्यूरेट एनालिसिस बिकम यूजफुल इफ पुअरली प्रेजेंटेड। वो ये कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई डेटा जो है वो प्रेजेंट सही तरीके से नहीं हुई, तो आप उसको एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर सकते। यूजलेस होती है वो एनालिसिस। ठीक है, आप भले कितना भी अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करें, उस डेटा को पढ़ के वहां से रिजल्ट निकालने की कोशिश करें, बट अगर वो डेटा सही तरीके से आप देख ही नहीं पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी एनालिसिस फजूल है। आप एक्सपर्ट उसको भले क्या भी देखें, वो डेटा किसी काम का है नहीं। चूजिंग द राइट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट improves अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो आगे बोलता है कि भाई आपके पास जब किसी डेटा का सही फॉर्मेट होगा, तो आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। अब अभी तक इसने सिर्फ बेसिक बेसिक बातें ये बताई कि डेटा जरूरी क्यों। अब डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर आपको नीचे बताता है। मैनेजर्स यूजुअली प्रेफर समरीज, नॉट रॉ डेटा। इसका क्या मतलब है सर? वो ये कहता है कि जब भी कोई मैनेजर कोई डिसीजन लेने जा रहा होता है, तो उसको आप सारी बातें नहीं बताते। वो ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंपनी की एक एक चीज बैठ के पढूं। तो तुम एक तरीके से इस तरीके से मेरे पास मेन मेन चीजें कुछ निकाल के लेकर आओ, ताकि मैं उनको देखूं और उनके बेसिस पे डिसीजन लूं। वो ये क्या करते हैं, उससे मतलब क्या फायदा होता है? एक तो उनका टाइम बच जाता है। दूसरा, उनको क्लियर इमेज मिल जाती है, क्लियरिटी आ जाती है कि अच्छा सही कंपनी में हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। वो ये है कि मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और अगर वो मुझसे बंदा पूछे कि भाई मुझे ये बताए कि हमारे पास सैलरी हम किसको कितनी देते हैं, मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं शफीक को 2,000 देता हूँ, अनीस को 3,000 देता हूँ, माजिद को 50,000 देता हूँ, और मैं 500 बंदों की सैलरी उसको बता रहा हूँ। मैनेजर बोलेगा भाई पागल पागल हो गए हो क्या? इतनी रो डेटा क्यों दे रहे हो मुझे? इस चीज को मैं क्या करूंगा बैठ के कि भाई तू शफीक को कितने देता है, तू अनीस को कितने देता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई हम कितनी सैलरी देते हैं, तुम मुझे बता दो भाई। ऑन एवरेज हम जो है वो 5,000 रुपये सैलरी दे रहे होते हैं, और ये सैलरी वेरी करती है। किसी को हम 2,000 देते हैं, किसी को हम 3,000 देते हैं। ऑन एवरेज 5,000 की हमारी सैलरी होती है, मैक्सिमम 5,000 तक दे देते हैं। तो मुझे पता है जो पहले तरीके से मैंने ये बोला कि भाई हम इसको इतनी है, 500 बंदों की सैलरी उसको बता रहा हूँ, वो बेहतर थी, या ये ज्यादा बेहतर और क्लियर इमेज मिल गई होगी मैनेजर को कि उसको सिर्फ मेन मेन चीजें पता चल। हाँ एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होगी। उसके बाद वो कहता है कि भाई अगर आपने इस तरीके से डेटा दिया कि वो बिल्कुल अच्छी है, समराइज फॉर्म में है, तो वो बेटर डिसीजंस में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। आगे वो कहता है कि प्रेजेंटेशन इज द की प्रोफेशनल स्किल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को, अच्छा हम यहाँ पर बार बार वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो वहां पर जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा। यहाँ पर जो हम वर्ड इस्तेमाल करें वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि भाई प्रेजेंटेशन आनी चाहिए एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, उसको अपने डेटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और उसके लिए या तो वो टेबल्स को यूज कर सकता है या वो ग्राफ्स को यूज कर सकता है। अब आपको टेबल्स के बारे में पता है कि टेबल्स क्या होती हैं और ग्राफ्स क्या होते हैं? जबरदस्त। चले, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं कर रहा। अब हम आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। हमारा जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था ना, कि भाई प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारा हमने खत्म कर लिया।
अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन। सही है, हम स्टार्ट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि भाई आप ग्राफ्स या चार्ट्स, उनके जरिए इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रेजेंट करें, इंफॉर्मेशन को दिखाएं, इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कराएं। यानी आप जो है वो थ्योरी के बेसिस पे या रिपोर्ट के बेसिस पे जो है वो दिखाने से बेहतर है आप उनको ग्राफ की शक्ल में डेटा जो है वो बता दें। ठीक है, अच्छा जी। ये जो है आगे लिखता है कि भाई पहले तो इजियर टू अंडरस्टैंड है। जब भी आप कोई डायग्राम वगैरह देख रहे होते हो तो डायग्राम देख के समझना बड़ा आसान होता है। दूसरा, मोर विजुअली अपीलिंग, यानी कि वो ज्यादा तरीके से हमें उसके जो है वो प्रोज एंड कॉन्स या उसके जो चेंजेस होते हैं वो बड़े विजुअल तरीके से दिखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से दिखते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व अभी बैठ के कि कैसे एक ग्राफ जो है वो एक बहुत ही लेंदी डेटा को बड़ा आसान समझ। ऑल ग्राफ मस्ट इंक्लूड क्लियर टाइटल। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये किस चीज का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि आप जो है वो ग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बताना चाह रहा हूँ एम्प्लॉइज, तो मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि मेरे पास कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अगर मैं एम्प्लॉइज की सैलरी बताना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन जाएगी कि किसी एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, रुपीज। अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कितने वर्कर्स कितने घंटे काम करते, तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क जो है यानी कितने घंटे काम किए उन्होंने, वो मेरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास क्लियर होना चाहिए। तीसरा है सोर्स ऑफ डेटा, कि भाई आपका डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो कहता है कॉम्प्लेक्स ग्राफ शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड विद रिटन एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन रहा है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा देखने के बाद भी, तो आप उसके नीचे रिटन एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि आपको ये वाला पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ये वाला पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सबसे नहीं लगाई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब सबसे पहले आते हैं बार चार्ट्स। ये हमारा पहला जो है वो ग्राफ है जिसको हमें समझना है। बार चार्ट्स नाम से ही बड़ा क्लियर है कि बार चार्ट डिस्प्ले द डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। आपको बार दिखेंगी, आपको रोड दिखेंगी कुछ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये इसको कहते हैं बार, ये जो ब्लू है ना, इसको कहते हैं बार। ये आपके पास कहलाता है बार चार्ट। इसकी वजह से इसमें जो डेटा है बेसिकली बार चार्ट्स के अंदर वो आपको रेक्टेंगुलर बार्स दिखेंगी। उनकी कोई ना कोई लेंथ होगी और उनकी कोई ना कोई हाइट होगी, जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रही होगी, वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रही होगी। आगे वो कहता है कि यूज्ड मेनली इन कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। बार चार्ट आप अक्सर तब यूज करते हैं जब आप क्वांटिटीज वगैरह कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर बार चार्ट में भी टाइप्स हैं, जैसे सिंगल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, या कंपोनेंट या कंपाउंड बार चार्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको बार चार्ट कैसे डेटा शो करवाता है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं जी। मान लेते हैं हमारे पास एक बिजनेस है। ठीक है आपका, और नंबर ऑफ ईयर्स मैंने लिख दी है, कितनी सेल्स हुई वो मैंने लिख दी। ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी लगी वो मैंने लिख दिया, और प्रॉफिट मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ डेटा टेबुलर फॉर्म में। एक होता है डेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब जैसे आपने सवाल देखा, क्वेश्चन देखा, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर देखो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। कुछ डेटा होता है टेबुलर फॉर्म में, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ अभी, 1 2 3 4 5। पहले साल में मान लेते हैं हमारी सेल थी 1,90,000। ठीक है, दूसरे साल में हमारी सेल हुई ये, तीसरे साल में हमारी सेल हुई 5 लाख, फिर चौथे साल में हमारी सेल हुई 9 लाख, पांचवें साल में हमारी सेल हुई अ, ये 6,60,000। कॉस्ट इसकी आ गई 90,000। मैं कॉस्ट को माइनस में दिखा देता हूँ। और इसकी हमारे पास आ गई समझ लीजिए 1,50,000। ठीक है, ये भी माइनस में चला जाएगा। और इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई 2 लाख। इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई कोई 6 लाख। और इसकी कॉस्ट हमारे पास आ गई समझ लीजिए कि
जितना प्रॉफिट है उतनी। अब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, मेरी सेल कितनी हुई, मेरा खर्चा कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 1,90,000, 90,000 हमारी कॉस्ट, 1 लाख हमारा प्रॉफिट। ये मैंने एक छोटा सा एक आपको टेबल फॉर्म में डेटा दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सेल्स को बार चार्ट्स के अंदर दिखाना चाहिए। पेनजेट में आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ये बार चार्ट में कन्वर्ट करके दे दो। ये बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका टाइटल मैं लिख लेता हूँ, इसका टाइटल आ गया सेल्स। अब आप गौर से देखें, इस डेटा को यहां से पढ़ेंगे और मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ सबसे कम सेल किस साल में हुई है, तो आपको सबको पढ़ के फिर आपको क्या अंदाजा लगाना पड़ेगा। इस वाले की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी टेबल फॉर्म में आपके सामने लिखा था। पहले आपको 5 साल पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा सर ईयर 1 में सेल सबसे कम हुई है। लेकिन आप यहाँ पर जब आएंगे ना, आपको सबसे छोटा डंडा जो दिख रहा है वो सबसे कम सेल वाला, सबसे बड़ा डंडा दिख रहा है वो सबसे ज्यादा सेल वाला। तो इसने डेटा को बहुत आसान बना दिया। आप एक और चीज भी नोट करेंगे यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आप देखेंगे कि आपको 9 लाख रुपए दिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सेल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो किस साल में हुई है, आप बोलेंगे सर चौथे साल में, सबसे बड़ा डंडा दिख रहा है तो सबसे ज्यादा सेल चौथे साल में हुई। मैं आपको अगर ये कहूँ कि ठीक है चौथे साल में कितनी हुई है, तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो 9 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन आप इस चार्ट के थ्रू भी देखेंगे तब भी आपको 9 लाख ही दिख रहे हैं। ये देखेंगे लाइन आपको क्या बता रही है, 9 लाख। और नंबर ऑफ ईयर आपको नीचे दिखेंगे, ये आपको क्या बता रहे हैं, 4 साल, चौथा साल है। तो इसको हम कहते हैं बार चार्ट। ये डेटा को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि मुझे कॉस्ट के बार चार्ट बना कर दे दें। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको बोला कि भाई मुझे आप बार चार्ट बना कर दे दें कॉस्ट के। ठीक है, कॉस्ट के बार चार्ट आपको उल्टे दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर अमाउंट नेगेटिव में है, तो जीरो से नीचे दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा जहां पर बड़ा डंडा होगा नीचे, तो वहां ज्यादा कॉस्ट होगी, और सबसे ज्यादा कम डंडा वहां कॉस्ट सबसे ज्यादा कम लगी होगी। तो मुझे बताया कि सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारे पास किस ईयर में हुई है इस बार। 5 क्लियर दिख रहा है। और आप ऊपर भी जाके देखेंगे, हाँ सर 5वें साल में जब हम आते हैं तो 7,60,000 रुपए की कॉस्ट लगी है। उससे पहले वालों में इतनी कॉस्ट नहीं लगी। ठीक है, अच्छा जी, मैं प्रॉफिट का भी हाथ क्या दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको बोलता हूँ भाई मुझे प्रॉफिट का बार चार्ट निकाल के दे दो। बताओ किस साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस साल में सबसे ज्यादा है बताएं। ये प्रॉफिट का चार्ट है, सबसे ऊपर जो मैंने रखा है। दोनों में ज्यादा है। तो अगर एक बंदा, अभी मैनेजर के पास जब मैं 3 डायग्राम रखूंगा, तो मैनेजर इस डेटा को पढ़ने से बेहतर है, इस डेटा को पढ़ने से बेहतर यहाँ पर एक एक चीज देखे, क्या उसको यहाँ से पता चल गया कि अच्छा मेरे इस साल में सबसे ज्यादा कॉस्ट थी, इस साल में सबसे ज्यादा सेल थी, और इस साल में सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि सर आपका बिजनेस सर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप अगर देखेंगे ना सर पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में आप 9 लाख तक गए हैं सर, चौथा साल बहुत अच्छा साबित हुआ हमारे लिए। आप बोलोगे भाई मुझे पागल क्यों बना रहे हो। भले ही चौथे साल में हमारे पास बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, पर तीसरे जो सेल बहुत अच्छी खासी हुई है, पर तीसरे साल और चौथे साल दोनों में भाई प्रॉफिट बराबर है। प्रॉफिट बराबर है भाई, ये तुमने कोई फायदा नहीं किया मेरा। तो मुझे सेल तो दिखा रहे हो कि भाई चौथे साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पर प्रॉफिट तो सेम है। इसका मतलब है कि चौथे साल में तुमने सेल तो कर दी ज्यादा, और तुमने कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कर दी है। अब मुझे ये सबूत हो कि कॉस्ट तुमने इतनी क्यों करी। तो मैनेजर के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। ऐसा ही ना, है ना, क्लियर। अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं बार चार्ट से डेटा को देखना कितना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, मैंने आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा जी, बार चार्ट में अगेन वही वो ये कह रहा है कि भाई एक तो सिंगल बार चार्ट है, हम जो भी बना रहे थे ना, सिंगल बार चार्ट है। आप देखेंगे एक चीज का एक बार दिख रहा है, यानी कि मैंने कहा कि सेल, तो ये सारे सेल के दिख रहे हैं, ये वाले, इस वाले डायग्राम में मैंने कहा कॉस्ट, तो ये सारे कॉस्ट के दिख रहे हैं।
मैंने कहा प्रॉफिट तो ये सारे प्रॉफिट के दिख रहे हैं, एक ही डंडा दिख रहा है आपको। इसको हम कहते हैं सिंगल बार चार्ट। ठीक है, हम चलते हैं, हम इसको पढ़ भी लेते हैं नीचे। सिंगल बार चार्ट क्या कहता है कि शोज वन बार पर कैटेगरी। एक कैटेगरी का एक बार, यानी कि सेल्स होगी तो उसका एक बार, कॉस्ट होगी तो उसका एक बार। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड टॉप लेवल ओवरव्यू ऑफ डेटा। भाई टॉप लेवल ओवरव्यू ऑफ डेटा देता है, ऑब्वियस सी बात है। आपने दूर से देख के बता दिया कौन सा साल मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। लोगों को देख के लग रहा होगा चौथा साल ज्यादा बेनिफिशियल है, पर मेरे नजर में तो चौथा साल ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तीसरा साल ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर उसके पास मेरी सेल कम हुई है तो मेरा कॉस्ट भी बहुत कम है भाई। चौथे साल में आपने सेल बढ़ा दी तो मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ा दी, प्रॉफिट तो मेरा कोई हुआ नहीं। तो इसलिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया। उसके बाद तीसरी चीज ये कह रहा है कि सिंपल एंड इजी टू इंटरप्रेट। बहुत आसान होता है समझना, अभी आपके सामने मैंने आपको दिखाया, आप ही समझ गए, तो मैनेजर लेवल के लिए तो बहुत आसान होगा समझना। ठीक है। लेकिन एक छोटी सी लिमिटेशन है, डज नॉट शो डिटेल्ड ब्रेकडाउन। मतलब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ ना, तो आपको सेल तो दिख रही है, लेकिन मेरे किस यूनिट की कितनी सेल हुई क्या मैं यहाँ पर दिखा पाया? मान लेते हैं मेरे पास 3 यूनिट्स हैं। मैं जो हूँ वो, सॉरी, मैं जो हूँ, एक सेकंड, हाँ, मैं जो हूँ वो मोबाइल भी बेचता हूँ, मेरा काम एसी बेचना भी है, और मेरा काम फर्नीचर बेचना भी है। 3 काम है मेरे। क्या इस सेल के अंदर मुझे पता चल पा रहा है कि फर्नीचर की सेल कितनी है? तो वो तोड़ के नहीं बता सकता बार चार्ट। वो सेल तो उसने मुझे बता दी, लेकिन कौन सी कितनी है ये सिंगल बार चार्ट मुझे नहीं बता पाए। ठीक है। अच्छा जी, आप आ जाओ। बेस्ट यूज फॉर, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होना होता है या कहाँ यूज होना चाहिए? ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो आप बार चार्ट यूज करें। और अगर डेटा को समराइज फॉर्म में देखना है, मतलब बड़े डेटा को छोटे फॉर्म में देखना है, ये तो मैंने 5 साल का डेटा दिया ना आपको, मैं 100 साल का डेटा दूं तो किस किस वैल्यू को ढूंढते रहेंगे? तो बार चार्ट उठाओ, देखो कि 100 साल में सबसे ज्यादा बार है तो सबसे ज्यादा वहां पे फायदा। तो समरी अगर दिखानी है, बड़े डेटा को बिल्कुल छोटा करके दिखाना है, तो बार चार्ट बहुत काम की चीज है। ये आपको सिंगल बार चार्ट की शक्ल यहाँ पर भी नजर आ गई। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीपल बार चार्ट्स क्या है? uses the separate bar for subcategories, allow between categories and within categories। इसका क्या मतलब है? देखें, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी सेल हुई है, लेकिन मेरे पास अब ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि सेल जो है वो एसी से कितनी हुई, मोबाइल से कितनी हुई, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फर्नीचर से कितनी हुई। तो मैंने हर एक का बार साइड में लगा दिया। तो 2006 के अंदर मेरे जो यहाँ पर तो खैर यूनिट्स हैं, आप इसको सेल्स कर लें, मेरे पास एसी इतने का बिके, मोबाइल इतने के बिके, फर्नीचर इतने के बिके, जो कि सिंगल बार चार्ट में नहीं था। क्योंकि सिंगल बार चार्ट तो एक ही कॉलम था ना। मल्टीपल बार चार्ट्स में आपने सारी चीजों को एक साथ दिखा दिया। ठीक है। तो ये आपको ज्यादा हेल्प कर लेता है कि अगर कोई कैटेगरीज टूट रही हैं, जैसे कि मेरे पास प्रोडक्ट की 3 कैटेगरीज थी, मोबाइल भी था, फर्नीचर भी था, तो आप 3 बार चार्ट दिखा दो और तीनों का टोटल भी दिखा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी सेल टोटल इतनी है, और 3 में से इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है मल्टीपल बार चार्ट। बाकी तो उसके सारे फायदे वही है, बार चार्ट वाले ही हैं। आगे ये कहता है कि भाई ट्रेंड वगैरह देखना हो, पैटर्न देखना हो, कोई चेंज देखना हो परफॉर्मेंस के अंदर, तो ये बहुत हेल्प करता है। मोर इन्फॉर्मेटिव दे सिंगल बार चार्ट, सिंगल बार चार्ट से ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये आपके पास मल्टीपल बार चार्ट है, देख लें। मैं इसको नाम दे देता हूँ एसी का, मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्नीचर का, और मैं इसको नाम दे देता हूँ मोबाइल का। ये पहले साल, ये दूसरा, ये तीसरा। आप अगर गौर से देखें तो सर पहले साल मेरे एसी सबसे ज्यादा बिके थे, लेकिन दूसरे साल ग्रीन, यानी कि मेरे मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बिके। और तीसरे साल जो है ना सर, वो फिर से एसी ने बाजी मार ली। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इनको अलग अलग नाम दे दिया, स्टेक, चिकन और एप्पल का, कि मेरा स्टेक ज्यादा बिका है, चिकन ज्यादा बिका है, मेरा एप्पल ज्यादा बिका। ठीक है। ये मेरे पास मल्टीपल बार चार्ट के। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट बड़ा मजेदार बार चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट क्या करता है, वो एक ही वैल्यू को तोड़ के बता रहा होता है। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मेरे पास ना कॉस्ट है, लेकिन मेरे पास कॉस्ट 3 हिस्सों में टूटी हुई है। एक, जब भी मैं कोई चीज सेल करता हूँ,
तो उससे रिलेटेड मेरे एक्सपेंसेस आते हैं। एक मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरे एक्सपेंसेस आते हैं। और एक जो है वो एडमिन वगैरह के लिए, यानी जो लोग मेरे पास अकाउंटिंग वगैरह में काम कर रहे हैं उनको जो मैं सैलरी प्रोवाइड करता हूँ उससे रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं। तो कॉस्ट ही है ना सर, लेकिन उसको तीन कैटेगरीज में तोड़ दिया। अब वो ये देखना चाहता हूँ मैं कि भाई मेरी सेल के एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उसमें ये कंपाउंड या कंपोनेंट चार्ट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आगे इसको पढ़ते हैं। वन बार पर कैटेगरी शोइंग टोटल वैल्यू। एक बार टोटल वैल्यू दिखाएगा, टोटल कॉस्ट दिखाएगा। आगे वो कहता है कि बार इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स शोइंग कंपोजिशन। वो कुछ ना कुछ हिस्सों में टूटा हुआ होगा। वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे। बस उसके बाद कहता है कि रिटेन ओवरऑल टोटल while showing details combine advantages of a single and multiple। सिंगल और मल्टीपल दोनों के फायदों को कंबाइन कर दो तो आपके पास फायदा बन जाता है इसका, कंपाउंड बार चार्ट का। ठीक है, यानी जितने भी फायदे सिंगल में थे और जितने भी फायदे मल्टीपल में थे, वो दोनों फायदे आपको एक ही जगह पर यहाँ मिलने वाले। आगे वो कहता है कैन ऑल्सो बी शोन एज अ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बार। ये देखें, इसको देखें जरा। वो ये कहता है कि भाई ये मेरी एसी थी, ये मेरा फर्नीचर था, और ये मेरा मोबाइल था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मेरे पास टोटल सेल हुई है 7,000 रुपए की पहले महीने के अंदर, जिसमें 3,000 रुपए के एसी बिके, जिसमें 4,500 रुपए के मेरे पास फर्नीचर बिके, और 7,000 रुपए तक के मेरे पास जो है वो मोबाइल बिके। ठीक है। हाँ, तो ये टोटल 7,000 दिखा दिया, और किसका कितना हिस्सा है वो भी इसने दिखा दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड बार चार्ट। मुझे बताया बार चार्ट में कोई मसला है आपको? ये बस आपको सिर्फ बताने के लिए है। इसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि बार चार्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। आगे दूसरी टाइप होती है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? एक सर्कल चार्ट होता है, एक सर्कुलर चार्ट होता है, एक गोल चार्ट होता है, जो कि टोटल ऑफ 100% को दिखा रहा होता है कि इसमें कितना परसेंट क्या चीज है। ये हमारे पास कहलाते हैं पाई चार्ट्स। कहते हैं पाई चार्ट स्लाइसेस में जो है वो डिवाइडेड होते हैं एज अ प्रपोर्शन, यानी परसेंटेज वाइज। और उसके बाद वो कहता है कि बेस्ट यूज टू शो रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट। कि हमारे पास अगर 6-7 कंपोनेंट्स हैं तो किसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो हमें पाई चार्ट बता। ठीक है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये ट्रेंड नहीं दिखा सकता। बार चार्ट क्या कर रहे थे, वो पूरा ट्रेंड दिखा रहे होते थे ना, पहले साल इतना हुआ, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। पाई चार्ट आपको एक साल की फिगर बताएगा कि एक साल में इतना परसेंटेज इसका है, इतना परसेंटेज इसका है, इतना परसेंटेज इसका है। मैं आपसे बड़ी आसान सी एग्जांपल ले लूं कि हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उसकी कंपोजिशन मुझे दिखानी है ना, तो मैं पाई चार्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ कि 2025 में ये कंपोजिशन थी, 2026 में ये कंपोजिशन थी, 2027 में ये कंपोजिशन। पर मैं ट्रेंड अगर मुझे दिखाना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मुझे बार चार्ट के थ्रू ही दिखाना पड़ेगा। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं ना। एक्सेल अवेलेबल है तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। अच्छा जी, हम निकाल रहे हैं स्कूल डेटा। हमारे पास कुछ मेल स्टूडेंट्स हैं, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 1,000, और मेल स्टूडेंट्स है हमारे पास 600, फीमेल स्टूडेंट्स है हमारे पास 400। और ये मैं बता रहा हूँ आपको 2025 की इंफॉर्मेशन। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है। मैं आया, मैं इंसर्ट में चला गया, मैं पाई चार्ट सिलेक्ट कर लिया, और मैंने इसको बोला भाई मुझे पाई चार्ट बना कर दे। जैसे मुझे पाई चार्ट बना कर दे। ठीक। ठीक है, एक सेकंड में 4,000 हो गया, इसलिए बहुत बड़ा हो गया अब। आपको, हाँ हाँ, आपको ये दिखा होगा कि सर इतना हिस्सा ये जो हमारे पास दिख रहा है, वो फीमेल का जगह का हिस्सा था, वो फीमेल स्टूडेंट्स का है। और वो जो बड़ा वाला हिस्सा है वो हमारे पास किसका है? मेल स्टूडेंट्स का है। ठीक है। अच्छा, आप जो कि एक्सेल पे हैं तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। ये ले, उसने 400 और 600 भी दिखा दिया आपको। ठीक है। और उससे परसेंटेज भी दिखा दिया आपको, 40%, और नीचे आ जाओ 60%। तो ये आपके पास कहलाता है पाई चार्ट।
अच्छा, बार चार्ट में क्या था? बार चार्ट तो बेटा आपको ये बताएगा कि 25 में कितने, 26 में कितने, पूरा एक ट्रेंड बताएगा, लेकिन इसने आपको सिर्फ एक साल का ही बता पाया। तो आपको हर साल पाई चार्ट अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको पाई चार्ट देखना है, तो इसलिए वो ट्रेंड नहीं बता सकता। लेकिन उसने पहले ही उसकी लिमिटेशन में लिख दिया कि भाई आप मुझे ट्रेंड नहीं पूछ सकते कि किस साल में कितना हुआ था, अभी कितना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पाई चार्ट की समरी आ गई। अच्छा जी, पाई चार्ट अगेन वही, इन्होंने पता नहीं क्यों एप्पल एप्पल के एग्जाम्पल्स को रखा हुआ है, तो हम वही चला लेते हैं। तो ये हमारा इतना परसेंटेज जो है वो स्टेक का है, इतना परसेंटेज हमारा जो है वो चिकन का है, और इतना परसेंटेज हमारा जो है वो एप्पल का है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्केटर डायग्राम। ये थोड़ा सा देखते ही स्केटर अजीब सा लगेगा। स्केटर डायग्राम होता है, स्केटर डायग्राम क्या होता है कि यूज टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप क्या है वो बताता है। यानी कि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज कितना चेंज हो सकती है, उसके रिलेशनशिप को हम बोलते हैं स्केटर डायग्राम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो ये कहता है कि भाई आपने डेटा अपलोड करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, और आप भी देखेंगे कि भाई आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। आपके पास ये देखोगे कि भाई आपको जो नुक्ते नजर आ रहे हैं ना, वो कैसे हैं। मैं आपको इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। उसने एग्जाम्पल में लिया हुआ है नंबर ऑफ अम्ब्रेला सोल्ड एंड नंबर ऑफ रेनी डेज, कि जब भी बारिश होती है तो कितनी जो है वो अम्ब्रेलाज बिकती हैं। ठीक है, उसने कहा कि जब हमारे पास पहला दिन हुआ बारिश का, तो हमारे पास ये 30 और 20 के करीब है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 15। 15 अम्ब्रेलाज बिकी। जब बारिश का दूसरा दिन हुआ तो ये 40 से थोड़ा कम है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 48 अम्ब्रेलाज बिकी। जब हमारे पास ये तीसरा दिन हुआ तो अम्ब्रेलाज हमारी कम बिकी, ये 47 कर लेता हूँ। जब हमारे पास चौथा दिन हुआ तो अम्ब्रेलाज हमारी बिकी 50। जब हमारे पास पांचवा दिन हुआ तो अम्ब्रेलाज हमारी सिर्फ बिकी 20। जब हमारे पास सातवां दिन हुआ तो अम्ब्रेलाज फिर से बढ़ गई, 41 हो गई। जब आठवां दिन हुआ तो हमारे पास 60 हो गई। तो इसने दो चीजों का रिलेशनशिप बता दिया कि जैसे जैसे मेरे पास बारिश के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे या तो मेरी अम्ब्रेलाज का बिकना ऊपर हो गया, या तो मेरा अम्ब्रेलाज का बिकना नीचे हो गया। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम बेसिकली दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है। सही है। अच्छा, अब इसने थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू की यहाँ पे, वो जरा समझिएगा। वो कहता है कि रिलेशनशिप जो है ना, एक एक एक, एक एक्सिस का दूसरे एक्सिस के साथ वो कहलाता है कोरिलेशन। यानी कि जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि अम्ब्रेला वर्सेस रेनी डेज। ठीक है, कि इन दोनों का रिलेशनशिप हम देख रहे थे, तो या तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, या तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव होगा, या तो ये रिलेशनशिप कोरिलेशन होगा, मतलब नो रिलेशन होगा, या तो ये रिलेशनशिप कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब होगा ही नहीं, आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाती है तो वो कहलाती है पॉजिटिव कोरिलेशन। बारिश जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अम्ब्रेलाज बिकेंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए वो कहलाती है नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि अगर सर्दियां आएंगी तो गर्मियों के कपड़े कम बिकेंगे, और अगर गर्मी आएंगी तो सर्दियों के कपड़े कम बिकेंगे, तो नेगेटिव कोरिलेशन। अगर तो ऐसा है कि भाई एक चीज के आने से दूसरी चीज पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, सरस तो क्लास सह लेंगे और सेम नंबर ऑफ क्लासेस लेंगे, तो कोई कोरिलेशन बनता ही नहीं है उनका आपस में। और एक है कि भाई वो कहलाता है नो रिलेशन, और एक कहलाता है कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाई पोजिशन। अब ये चीज क्या है ये आपको नीचे आके पता चलेगी। मैं नीचे आ जाता हूँ। अच्छा जी, वही सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा आपको। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा तो पॉइंट्स आपस में बिल्कुल करीब करीब होंगे। वीक कोरिलेशन होगा तो पॉइंट आपस में बिल्कुल बिखरे बिखरे होंगे। कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा तो रैंडम पैटर्न होगा, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। समटाइम रिलेशनशिप फॉर्म अ कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। कर्व का मतलब क्या है? ये आपका डायग्राम है, आपने कभी कभी देखा कि ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। जब आप इन सबको मिलाएंगे ना पॉइंट्स को, ये एक लाइन बन गई।
ये कहलाती है स्ट्रेट लाइन। क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी। कभी कभी ये होता है कि शुरू में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फिर थोड़ा कॉमन हो गया, और फिर ये घटता हुआ दिखाई दिया। अगर आप इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे ना, तो ये कर्व बना, एक मोड़ बना, एक मूवमेंट आई। इसको कहा जाता है कर्व। ठीक है। तो वो ये कहता है कि कभी कभी हमें ये दिख रहा होता है कि शुरू शुरू में बहुत अच्छा रिलेशनशिप ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर बीच में कांस्टेंट होता है और फिर वापस मुड़ रहा है। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, तो फिर हम एक कर्व की शक्ल में आ रही होती है चीजें। तब हमें कर्व दिखाई देता है हमें डायग्राम्स के ऊपर। आगे वो कहता है कि भाई फोरकास्टिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत आसान टूल होता है, यूजफुल होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस चीज को आप इग्नोर कर लें। पर टेक्निकल गुफ्तगू है, थोड़ा सा जब आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो फिर हम इसको समझा देंगे आपको। इसको फिलहाल हटा दे। आप समझे कि सिर्फ तीन ही रिलेशनशिप है, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है। चले, हम थोड़ा नीचे आते हैं। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जरा देखें, आपको बिल्कुल बार चार्ट वाली फील आएगी। वो ये कहता है कि सिमिलर होता है बार चार्ट की तरह, बट ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए होता है। जैसे पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन तो हर रोज के बुनियाद पे बढ़ रही होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे चल रही होती है। तो हिस्टोग्राम वहां पर ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन देगा बार चार्ट से। ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये बिल्कुल बार चार्ट की तरह होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि भाई यहाँ पर बार के बीच में कोई गैप नहीं होता। आप अगर बार चार्ट देखें जो हमने बनाए थे, तो देखो गैप दिख रहा है आपको। हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं दिख रहा, बिल्कुल मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, ये असल में बार चार्ट की एक किस्म है, एक चौथी किस्म समझ लो। ठीक है। वही है कि इसमें एरिया होता है, इसमें विड्थ वगैरह होती है, क्लास इंटरवल्स होते हैं, सारी की सारी चीजें आगे चल के आप वैसे ही सीखने वाले हैं। ऑफन यूज्ड व्हेन क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल। जब आपको लगे, क्लास विड्थ के मतलब है कि ये एक एक बार एक क्लास है। तो अगर ये क्लास विड्थ, यानी ये ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बिल्कुल नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो अगर ये बिल्कुल ऐसा अनइक्वल चलते रहते हैं, तो वहां पर हिस्टोग्राम अच्छा प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा बनस्पत बार चार्ट के। ठीक है, वो पूरा एक ट्रेंड दिखा रहा होता है। अगेन ये वही हिस्टोग्राम के बारे में बता रहा है, तो देखने की कोई खास जरूरत है नहीं। अच्छा, ओजाएव, इसको जरा देख लो भाई। ओजाएव चार्ट्स, ये क्या है भाई? ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस की क्लास चल रही है, और वाई एक्सिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको जरा गौर करिएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझे बताएं, मैंने आपको 6 दिन के लिए नोट करने के लिए दिया कि मुझे बताओ कि खर्चा जो है वो 6 दिन के अंदर कितना हुआ आपका। आप एक टूर पे गए, और वहां पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बता खर्चा कितना। आपने कहा सर पहले दिन मेरा 300 लगा, दूसरे दिन मेरा 500 लग गया, तीसरे दिन मेरा 600 लगा, फिर चौथे दिन मैंने कंट्रोल किया कि भाई इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, 300 कर दिया, फिर मैंने 300 कर दिया। फिर जब आखिरी दिन था, तो थोड़ी नीयत मेरी वो होगी कि भाई अब ज्यादा खर्चा करते हैं, तो फिर मैंने 1000 रुपये खर्चा कर लिया। ठीक है, ये आ गया पर डे। अब मैंने आपको ये बोला कि अच्छा ये तो हो गया पर डे। अब मुझे ये बता दो कि कम्युलेटिव खर्चा कितना हुआ। सर पहले दिन 300 ही हुआ, दूसरे दिन पिछले दिन के 300, और आज के 500, टोटल 800 कम्युलेटिव। फिर दूसरे दिन के एंड में, तीसरे दिन जब पहुंचे, तो पहले के 2 दिनों के 800, और आज के दिन के 600, 1400 टोटल। और ये करते 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 जब मैं छठे दिन के आखिर में पहुंचे, तो कुल मिला के स्टोर में मेरा 3000 का खर्चा लग गया। ये कह रहा था कम्युलेटिव। ठीक है। अब जब आप इसका चार्ट बनाएंगे ना, इसका चार्ट भी बनेगा, और इसका चार्ट बनाएंगे, इसका चार्ट भी बनेगा। आई होप कि मैं और जाए चार्ट यहाँ से देख सकूं, मेरे पास अल्लाह करे आ जाए। एक्सेल का तो बिल्कुल एडवांस वर्जन है मेरे पास। हिस्टोग्राम भी मौजूद है, कॉम्बो है, तो के बार है, एरिया चार्ट है।
स्केटर भी है। एरिया चार्ट देख लो, यहाँ पर कुछ आ रहा है? नहीं, स्केटर में कुछ आ रहा है? ये रहा ना। अरे नाइस, ये मिल गया ओजाइव चार्ट। अच्छा जी। ये सही तरीके से अप्लाई नहीं किया। हम्म, ये देखें आ गया। अब अगर इस चार्ट को जरा गौर से देखें, ये आपको दो चीजें बता रहा है। एक तो ये आपको ट्रेंड बता रहा है आपके पर डे का, कि भाई ये गया, पहले आपका जो ये पर डे है वो यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। लेकिन आपको एक फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है, और वो फ्रीक्वेंसी आपको टोटल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि टोटल खर्चा तो बढ़ता हुआ जा रहा है ना। भले आपने पर डे के हिसाब से कम यूज किया, यहाँ पर आपने 300 कर दिया, और टोटल के बेस पे तो आपने पिछले के हिसाब से 300 ऊपर कर लिया, 1700 कर दिया, है ना। तो इसको हम कहते हैं आउटजाइव चार्ट्स। अब वापस आते हैं, ये देख, ये क्या कहता है कि भाई आपको क्लास ऑफ इंटरवल एक एक्सेस बताएगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी कम्युलेटिव वही के टोटल के बेस पे आपको दूसरा चार्ट बताएगा, और वो पूरा का पूरा आपको ट्रेंड बता देगा। तो ये दो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूज टू फाइंड मीडियन अगर हमें निकालना हो, क्वार्टाइल्स निकालना हो, परसेंटाइल्स निकालना हो, तो यहाँ पर आपको काम आएगा। अब इस वक्त अगर मैं कहूँ, तो आपको ना मीडियन पता है, ना क्वार्टाइल पता है, ना परसेंटाइल पता है। तो इसलिए मैं इस तीनों टॉपिक को डेफर कर देता हूँ आगे के लिए, ठीक है, कि आगे चल के हम इनको देख। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, अच्छा मैं देख लूँ क्लास की टाइमिंग कितनी हो चुकी है। ठीक है, सही है। रिपोर्ट राइटिंग आई गेस हम पढ़ सकते हैं। हम ऊपर अगर देखें, तो हमने डेटा की विजुअलाइजेशन भी देख ली। यह काम करते हैं, ये दो टॉपिक कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कर ले कल डिस्कस इसको, या अभी है, मत है? चल इसको कल कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा ओवर हो चुका है हमारा, 10:30 बज रहे हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं तक एंड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल तो हमारी वैसे ही नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वहां से चीजें देख लेंगे, ओके। चलें जी, यहाँ तक हम आज एंड कर लेते हैं। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और अब आपका कनेक्शन भी बन रहा होगा। शुरू शुरू में शायद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा समझ में ना आया हो, लेकिन अब आपको चीज़ें क्लिक होना शुरू हो गई होंगी, और अकाउंटिंग जैसे अब आपको कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के क्लियर होना शुरू हो गए होंगे, ठीक है ना। हम बिजनेस लॉ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस लॉ की मुझे टेंशन है भी नहीं। उसका छोटा सा रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस लॉ में प्रैक्टिस कम है, मटेरियल कम है। वो में शायद आपको ऐसा समझो कि अगर मैं ये दो बड़े जो हाथी हैं हमारे, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये ऐसे हाथी हैं कि ये आपको पोजीशन होल्डर भी बना सकते हैं, और ये ऐसे हैं कि आपको फेल भी करा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और टेस्टिंग लेवल बहुत ज्यादा है। वो तो थ्योरी है ना, थ्योरी तो याद करके आप दे सकते हो, उसमें इतना कोई घुमा नहीं सकता आपको। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये दो हाथी जो है ना, ये आपके काबू में कराए जाएं। ये ऐसे करवा दूं एटलीस्ट कि आप ना, अगर 100 मार्क्स का सवाल दूं आपको यहाँ से, तो आप यहाँ से 80 मार्क्स निकाल लें। इस लेवल का आपको प्रिपेयर करवा लो। बाकी वो तो बिजनेस लो है, टाइम भी हम। हाँ जी जी, बोले। हाँ हाँ, ये मैं भेज दूंगा आपको, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना। मैंने मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 3 आपको भेज दिया था, और चैप्टर नंबर 4 भी भेज दिया था, लेकिन वो पीडीएफ था। ये प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है। हाँ, आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना, कि ये पीपीटी आप मुझे भेज दें। आप इनकी बात कर रहे हैं ना, ये जो मैंने अभी यहाँ से जहाँ से पढ़ाया है, इसकी बात कर रहे हैं।
अरे मैंने भेज दिया आपको। अरे श्योर। अच्छा, नहीं तो। अब यार दिखाई तो दे रहा है मुझे, मैंने आपको सुबह, सुबह नहीं बल्कि रात, रात 12 बजे भेजे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ये दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। मैं कॉल की भी देख लेता हूँ। खोल लो जरा। हाँ, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं। डेटा विजुअलाइजेशन आ रहा है, बार चार्ट्स आ रहे हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स भी आ रहे हैं। हाँ बेटा, ये भेजे हुए हैं आप। कोई मसला नहीं है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, फिर भी वरना भेज दूंगा, मसला नहीं। अच्छा, ये वही चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन फॉर्म में कर दिया ताकि मुझे पढ़ाना आसान हो जाए मेरे लिए। बाकी चीजें वही हैं जो आपकी किताब में लिखी हुई है ना। कहेंगे तो मैं ये भी भेज दूंगा, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, चले। आज की क्लास को आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। व्हाट्स अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। चलो पहले रिकॉर्डिंग एंड कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर यहाँ पर एंड हुआ हमारा।